कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पर शोभित चंदन, रघुपति से बोले रघुनंदन, राम शिया का हो अभिनंदन। जिस राम को लेकर हर एक भारतवासी लालायित होता है, जिस राम को लेकर हर एक भक्त उत्साहित होता है, आज उस राम के नाम पर जो सियासत मची है, जो भगदड़ मची है, उस पर बात करेंगे और उसके केंद्र में जो लोग हैं उस पर बात करेंगे। वैसे मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, जब आप राम मंदिर के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो आपको किसका नाम याद आता है? अशोक सिंघल का, लाल कृष्ण आडवाणी का, या कोई कहेगा कल्याण सिंह का? लेकिन एक ऐसा नाम है जो कैमरे से हमेशा दूर रहा, जिसने शायद ही कभी बड़ी बड़ी रैलियां की हो, जिसकी आवाज टीवी डिबेट्स में कम सुनाई दी, लेकिन जिसके बिना अयोध्या में राम मंदिर का सपना शायद आज भी अधूरा होता। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसे विश्व हिंदू परिषद का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने करीब 4 दशक तक राम मंदिर आंदोलन को जमीन पर जिया, और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसकी चाबी भी उसी के हाथ में आई। लेकिन आज यह शख्स सवालों के घेरे में है। राम मंदिर ट्रस्ट, मंदिर में आने वाला चढ़ावा और मंदिर से जुड़ी जमीन की गड़बड़ियों की जांच, इन बातों के बाद सबसे ज्यादा कोई चर्चित व्यक्ति इस वक्त सवालों के घेरे में है, तो उसका नाम है चंपत राय। तो आखिर कौन है यह चंपत राय? कैसे एक साधारण शिक्षक देश के सबसे चर्चित धार्मिक ट्रस्ट के महासचिव बन गए, और आज उनके नाम पर विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आदाब, मेरा नाम है तारिक इमरान और आपने देखना शुरू कर दिया है इंडिया हेडलाइंस टीवी। गांव का एक साधारण सा लड़का जो शिक्षक बन गया। चंपत राय का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव नगीना में एक सामान्य परिवार में हुआ। उनका बचपन किसी बड़े राजनीतिक परिवार या किसी धार्मिक संस्था में नहीं बीता। नॉर्मल माहौल, सिंपल लाइफ और फिर आम बच्चे की तरह पढ़ाई। बचपन से उन्हें साइंस में रुचि थी या कहें इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने विज्ञान विषय से शिक्षा हासिल की। युवावस्था में वे एक स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर बनी। यानी जिस व्यक्ति को आज करोड़ों लोग राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के रूप में जानते हैं, वह कभी ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। लेकिन इसी दौरान उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। कॉलेज के दिनों में ही उनका संपर्क आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। संघ की शाखाएं अनुशासन, राष्ट्रवाद और संगठन का काम उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगा। धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया कि नौकरी से ज्यादा बड़ा काम संगठन का है। उन्होंने टीचिंग करना छोड़ दिया और पूरी तरह संघ के प्रचारक बन गए। जो लोग संघ की कार्य प्रणाली जानते हैं, वे जानते हैं कि प्रचारक का जीवन आसान नहीं होता। ना परिवार, ना धन दौलत, ना कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। जहां संगठन भेजे वहीं जाना है, जो संगठन कहे वही करना है। यही जीवन चंपत राय ने चुनी। 1980 के दशक में उन्हें वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद में जिम्मेदारी मिली। यही वह समय था जब राम जन्मभूमि आंदोलन धीरे धीरे नेशनल इश्यू बन रहा था। विश्व हिंदू परिषद आंदोलन का सबसे बड़ा संगठनात्मक चेहरा बन चुकी थी। यहीं से चंपत राय की असली परीक्षा शुरू हुई। उनका काम मंच से भाषण देना नहीं था, उनका काम था पर्दे के पीछे रहकर सभी कामों को अंजाम देना। मसलन बैठकें करना, संतों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को संगठित करना, कार्यक्रमों की योजना बनाना और आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाना। धीरे धीरे वे वीएचपी के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। 1990 की रथ यात्रा, कार सेवा, 1992 का वो दिन, फिर अदालतों की लड़ाई, राजनीतिक उतार चढ़ाव, इन सब के बीच एक नाम लगातार संगठन के भीतर एक्टिव रहा। वो थे चंपत राय। वो कैमरे से दूर रहते थे, लेकिन लगभग हर बड़ी रणनीतिक बैठक का हिस्सा होते थे। कहा जाता है कि वे फाइलों और दस्तावेजों के इतने बड़े जानकार हैं कि कई बार पुराने रिकॉर्ड भी उन्हें याद रहते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें बाकी लोगों से और नेताओं से अलग बनाती है। अयोध्या के लोग, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोग चंपत राय को इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि चंपत राय को आप कभी भी कुछ पूछ लीजिए, बात उनकी जुबान पर होती थी। राम जन्मभूमि विवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं रह गया था, यह कानूनी लड़ाई भी बन गई थी। सैकड़ों दस्तावेज, पुराने नक्शे, राजस्व रिकॉर्ड, इतिहास, पुरातत्व गवाह, इन सब को व्यवस्थित रखने में चंपत राय की अहम भूमिका मानी जाती है। वे लगातार वकीलों, संतों और संगठन के बीच समन्वय बिठाते रहते थे।
2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो पर्दे के पीछे काम करने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर गिना गया। फिर साल आया 2020, केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। महंत नित्य गोपाल दास अध्यक्ष बनाए गए और महासचिव बनाए गए हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले चंपत राय। अब उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मंदिर निर्माण, दान, देश भर से आने वाले श्रद्धालु, निर्माण एजेंसियां, संत समाज और करोड़ों लोगों की उम्मीदें, यानी आंदोलन खत्म हो चुका था और अब प्रबंधन शुरू हुआ था। मंदिर निर्माण के दौरान चंपत राय लगातार मीडिया से बात करते रहे। वे समय समय पर निर्माण की जानकारी देते रहे, दान की जानकारी साझा करते रहे और ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करते रहे। तारीख 22 जनवरी 2024, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर थी। लाखों कैमरे और टीवी चैनल्स की नजर अयोध्या पर थी। उस दिन मंच पर कई बड़े चेहरे थे, लेकिन पूरे आयोजन के संचालन में चंपत राय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। जो लोग चंपत राय को करीब से जानते हैं वे कहते हैं कि चंपत राय बेहद सादगी से रहते हैं। ना कोई बड़ा राजनीतिक तामझाम, ना कोई लेविश लाइफ, ना सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रियता। उनकी पहचान हमेशा एक संगठन कार्यकर्ता की रही। यही वजह है कि वो सुर्खियों से ज्यादा फाइलों में नजर आते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है तो कहीं ना कहीं एक विवाद भी बन ही जाता है। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा ट्रस्ट और हजारों करोड़ों भक्तों की आस्था, ऐसे में विवाद भी सामने आए। सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद को लेकर सवाल उठे। कुछ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जमीन ऊंचे दाम पर खरीदी गई। ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी खरीद कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई और किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। बाद में यह विवाद राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा। अब एक नया मामला चर्चा में है। राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि जांच एजेंसियों और उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कुछ शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। इसी संदर्भ में चंपत राय का नाम भी सार्वजनिक चर्चा में आया। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, अब तक किसी अदालत ने चंपत राय को दोषी नहीं ठहराया है, न ही उनके खिलाफ किसी अपराध में अंतिम न्यायिक फैसला आया है। ट्रस्ट की ओर से भी समय समय पर सभी आरोपों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि मंदिर का वित्तीय संचालन नियमों के अनुसार किया जा रहा है। यानी अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जांच आगे बढ़ चुकी है। पुलिस चंपत राय से पूछताछ कर चुकी है। राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आरोप पूरी तरह साबित होंगे या खारिज। इसके बाद चंपत राय एकांतवास में चले गए हैं। वो किसी के सामने नहीं आ रहे। चंपत राय का कहना है कि मैं इस कलंक को लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा। चंपत राय की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस संगठनात्मक राजनीति की कहानी है जहां कुछ लोग मंच पर दिखाई देते हैं और कुछ लोग मंच तैयार करते हैं। चंपत राय ने अपनी लगभग पूरी सार्वजनिक जिंदगी राम मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दी। दशकों तक वे उन चेहरों में रहे जो कैमरे की रोशनी से दूर रहकर संगठन की रणनीति और व्यवस्थाओं को संभालते रहे। आज भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन उसी मंदिर से जुड़े विवादों के कारण उनका नाम भी सवालों के केंद्र में आ गया है। अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती है, अदालत और कानून की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है और आरोप साबित होते हैं या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि जब भी राम मंदिर आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, चंपत राय का नाम उन लोगों में जरूर दर्ज होगा जो कैमरे के सामने कम दिखाई देते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर उनकी भूमिका हमेशा चर्चा का विषय रहती है। अब चंपत राय एकांतवास में चले गए हैं। बड़ा सवाल यह है, जब चंदा चोरी हुई तो आखिर वहां के महासचिव को, यानी कि ट्रस्ट के महासचिव को कैसे नहीं पता होगा? लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राम मंदिर से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप इंडिया हेडलाइंस टीवी को फॉलो करें। मेरा नाम है तारिक इमरान, कैमरे के पीछे हैं ऋतिक। शुक्रिया।